नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पंचविषय क्लासेस में। मैं आपका सुभाष ने आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आज के सेशन में। दोस्तों लास्ट सेशन में हमने बात करी थी चैप्टर 2 की, जो कि हमारा ये मुद्दा था कि 12,000 साल पहले की जो लोग शिकारी करते थे वो फूड कल्टीवेशन यानी कि खाद्य संग्रह खाद्य कृषि तक कैसे पहुँचे, क्या हुआ था आखिर ऐसा कि वो एक शिकारी से पशुपालन तक बन गए थे। तो हमारी जो बात हुई थी वो केवल एक ही पॉइंट तक हुई थी, एक ही बिंदु पर हुई थी, जो था कि 12,000 साल पहले जो शिकारी थे उन्होंने कैसे कैसे किया गया था। अब हम आज के सेशन में ये डिसाइड करेंगे कि 12,000 साल बाद यानी कि उस टाइम पे है तो 12,000 साल पहले की ही बात, लेकिन उस टाइमिंग से आगे जो हुआ था वो क्या हुआ था। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 12,000 साल वर्ष पूर्व 12,000 साल पहले क्या हुआ था, क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन जब हुआ था तो उसके कारण वार्म कंडीशन डेवलप हुई यानी कि गर्म की स्थिति बड़ी चालू हुई। गर्मी का जो स्थिति थी वो डेवलप हुई, उत्पन्न हुई। अब जब गर्मी उत्पन्न होगी तो जो बर्फ़ है वो पिघलेगी, बर्फ़ पिघली। अब आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ रखी है तो आपको एक चीज़ आपको पता होगा कि जलवायु का जो इफ़ेक्ट पड़ता है, अगर जलवायु अगर चेंज होती है तो उसका दो चीज़ों पे मुख्यतः रूप से फ़र्क पड़ता है। नंबर 1 वनस्पति, नंबर 2 जनजाति। जनजातियों से जो वनस्पति हमारा मुख्यतः वर्णन होता है हमारे पेड़ पौधों से, और जनजातियों से मतलब होता है हमारा जानवरों से। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमेशा इफ़ेक्ट डालती हैं जब भी जलवायु परिवर्तन होता है। अब क्या हुआ कि जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो मुख्यतः दो चीज़ों में फ़र्क देखा गया, वनस्पति और जनजाति। किसमें? वनस्पति और जनजाति। तो अभी फ़िलहाल हम इन दोनों पर बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ। पहले हम बात करते हैं वनस्पति के बारे में। मैं बहुत ही आराम से समझने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको हर पॉइंट एक एक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो वनस्पतियों का क्या रहा था, इसके मुख्यतः 3 पॉइंट देखने को मिलते हैं। 3 बिंदु, मुख्यतः 3 बिंदु मिलते हैं, जिसको हम एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पे ना आदमी थोड़ा सा स्मार्ट हो गया था। आदमी ने उसको ये लग रहा था कि हर चीज़ की नॉलेज उसे होनी चाहिए। तो किस तरीके से नॉलेज, उसने क्या क्या जो सोचा था वो हम बात करते हैं। अब उस टाइम पे क्या हो रहा था कि ना जो ग्रास लैंड थी यानी कि जो मैदानी क्षेत्र थे, वो मैदानी क्षेत्र जो थे वो आदमी को उस टाइम पर उपजाऊ मिल रहे थे। जो मैदानी जो क्षेत्र थे वो उपजाऊ मिल रहे थे, यानी कि पहला पॉइंट हमारा मैदानी क्षेत्र उपजाऊ मिल रहे थे, उपजाऊ मिले। अब इसमें उपजाऊ कौन कौन सी चीज़ की खेती चल रही थी? गेहूं की, जौ की। गेहूं, जौ, ये जो मैदानी क्षेत्र था, जो घास वाला जो क्षेत्र था, इसमें गेहूं और जौ की खेती हो रही थी। तो आदमी ने जब ये देखा ना तो एकदम सरप्राइज हो गया कि अरे ये क्या हो रहा है। थोड़ा सा उसको शॉक्ड लगा। फिर वो अगले पॉइंट पे गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ा और कुछ देखा उसने। अब और आगे क्या देखा
उसने ये देखा कि अच्छा अब इसकी गेहूं की और जौ की खेती तो मैंने देख ली, अब उसने गेहूं और जौ को पकते हुए देखा। गेहूं तथा जौ, यहाँ हम शॉर्ट में कह दें दोनों को, कि खाने को पकाना देखा, खाने को पकते हुए देखा। अब उसने जब इन दोनों चीज़ों की स्टडी करी, उसने पहले मैदानी क्षेत्र में उसको उपजाऊ क्षेत्र मिले। 12,000 साल बाद की बात हो रही है, जब वो जलवायु परिवर्तन हो गई, गर्म की स्थिति बन गई, बर्फ़ पिघल गई, जिसका इफेक्ट केवल 2 चीज़ों पे पड़ा, पेड़ पौधों पे और जानवरों पे। उसके बाद का जो पॉइंट है, यानी कि वनस्पति पे क्या फ़र्क पड़ा, उस पे जो क्षेत्र थे उस पर क्या फ़र्क पड़ा, तो उसके मैदानी क्षेत्रों पर फ़र्क पड़ा, जिससे गेहूँ और जौ जिसकी खेती मिली। अब खेती पे ही बात नहीं रुक गई थी, बात आगे बढ़ी। बात ये था कि खाने पकना चालू हो गया था वहाँ पे लोगों की खेती शुरू हो चुकी थी आगे, और बड़े तरीके से खेती शुरू हुई थी। तो आदमी ने यहाँ पे थर्ड पॉइंट पर आके, ये मैंने बी और ये सी, आदमी ने यहाँ पर आके क्या करना शुरू कर दिया, खेती करना स्टार्ट कर दिया। ये तो खुद ही हो रही थी, ये गेहूँ जो ये तो खुद ही आज बढ़ा था, आदमी कोई रोल नहीं था इसमें। आदमी का रोल सी पॉइंट पर आके रुकता है कि यहाँ पे उसको केवल घास मिली थी, गेहूँ जौ वाली घास मिली थी। ठीक है, यहाँ पर उसने पकते हुए देखा कि भाई ये इनका जो बीज आ रहे हैं, बीज है, और यहाँ पर उसने अपनी खेती करनी स्टार्ट करी खुद से। तो यानी कि जो इंसान था, इंसान यहाँ पे किसान के रूप में उभरा। ठीक है, कोई रटने वाली कोई बात नहीं है, सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं। जब उसको एक उपजाऊ जगह मिल गई, जब उसको एक उपजाऊ घास मिल गई, उसने फिर अपनी खेती करनी स्टार्ट करी। उसने सोचा कि चलो यहाँ पे बीज भी मुझे मिल रहे हैं, गेहूँ जौ इन सब की उसने राइपनिंग करना शुरू किया, कल्टीवेशन शुरू किया। उसके बाद फिर उसने अपनी खुद की खेती करना शुरू कर दिया। ठीक, ये बात हो गई हमारी वनस्पति पे। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट में जानवरों पे, एनिमल्स में। जानवरों में क्या रोल हुआ, तो इसमें भी मुख्यतः 3 पॉइंटों पर बात करी जाती है। इसके भी मुख्यतः 3 बिंदु हैं। पहला क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट लेक्चर में, कि आदमी ने जानवरों को फॉलो किया। इस वाले पार्ट में क्या था कि जो घासी जो मैदान था, वो वहाँ पे लोग, मतलब वहाँ पे जानवर रह रहे थे। जो यहाँ पे जो मैदान घासीय क्षेत्र था, घासीय क्षेत्र में जानवरों का रहन सहन देखा गया, जानवरों का रहना पाया गया। ठीक है, इसमें जो आदमी था वो जानवर को फॉलो कर रहा था। अभी फॉलो क्यों कर रहा था अभी देखेंगे हम। आदमी जानवरों को फॉलो यानी कि नोटिस देख रहा था। क्यों नोटिस कर रहा था, यहाँ पे जब उसने नोटिस करना शुरू किया तो यहाँ पे उसने उसकी आदत, फूड हैबिट, क्या खाता है वो, कैसे उसका मतलब उनकी जो पॉपुलेशन है वो कैसे उनकी पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी, यानी कि इंक्रीज टू पॉपुलेशन, इसके बारे में स्टडी करी। यानी कि यहाँ पे घासी मैदान में उसने जानवरों को रहना देखा गया, तो उसने ये देखा कि यहाँ पे जानवर क्यों हैं, ऐसा क्या है कि जानवरों का यहाँ पे रहना ज़रूरी है। तो जब उसने आदमी ने जानवरों को फॉलो किया तो उसने जानने की कोशिश करी कि ये किसी तरीके से मेरे काम में आ सकते हैं या नहीं, अगर आ सकते हैं तो किस तरीके से काम में आ सकते हैं। तो उसी को रूप में उसने स्टडी करा। स्टडी क्या करा, स्टडी उसने ये करा कि ये क्या खाते हैं, किस तरीके से ज़िंदा रहते हैं ये, उस बारे में, उनकी आदतों के बारे में थोड़ा स्टडी किया।
उनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, क्या ये एक ही जितने मुझे मिले हैं ये क्या इतने ही मिल के रह जाएंगे, या इनकी जनसंख्या आगे भी बढ़ेगी, उस चीज़ के बारे में नोटिस किया। अब जब उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गई तो उसने लास्ट में इनका पशुपालन शुरू कर दिया, पशुपालन करना आरंभ किया। और पशुपालन में मुख्यतः कौन से जानवर थे? गाय, भेड़, और जो मुख्य इम्पोर्टेंट जो था मछली, वो था मछली इम्पोर्टेंट। मछली का यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना जाता है कि मछली जो थी वो इम्पोर्टेंट फैक्टर था। बकरी, मछली वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आदमी कोई रटने चीज़ नहीं है, जानवर मिले, उसने देखा कि जानवर मेरे किस काम में, जैसे यहाँ पे उसने खेती को देखा कि खेती मेरी किस काम में आ सकती है, तो उसने देखा कि खेती मेरी खाने के रूप में मेरे काम में आ सकती है। उसने जब पता चला कि ठीक है यहाँ पे गेहूँ तथा जौ की फसल हो सकती है, तो उसने खेती करना शुरू किया। ऐसे ही यहाँ पर उसको जानवर देखने को मिले, तो जानवर किस काम में उसके रूप में आ सकते हैं, किस काम में आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं मेरे, तो उसने उस पर देखा कि यार जनसंख्या मेरे काम में आगे बढ़ेगी या नहीं। उन्होंने देखा बढ़ेगी, तो उन्होंने पशुपालन करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने गाय, भेड़, बकरी, मछली आदि का पशुपालन करना शुरू किया। तो यहाँ पे हमारी एक बात निपट गई। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जब यहाँ पे इसने पशुपालन करना शुरू किया, तो इसने एक काम करना और शुरू किया तब के इंसान ने। उसने क्या करना शुरू किया, उसने जानवरों को ट्रेनिंग देना शुरू और किया। यानी कि ट्रेनिंग का एक अर्थ मतलब होता है कि जो क्या कहते हैं उसको, हिप्नोटाइज जो होता है ना, वशीकरण होता है एक तरीके से, जानवरों को अपने बस में करना। तो उसने ट्रेनिंग उस तरीके की ट्रेनिंग दी थी। तो हमारा ये पॉइंट बनता है कि जो ट्रेनिंग जो जानवर थे, यानी कि जहाँ इंसान रहता था, पहले तो इसने जानवरों को ट्रेनिंग देखना शुरू किया है। जहाँ इंसान रहता था, लिखते चलिएगा, वहाँ इसने जानवरों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। यानी कि उसने ट्रेन करना शुरू किया। आप एक देखिएगा, आपके घर के बाहर कोई कुत्ता जैसा अगर आता है और उसको आपको 4 दिन या 5 दिन उसको बिस्किट डालेंगे, तो 5वें दिन वो खुद आपके पास आ जाएगा, आपके गेट पे खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही इन लोगों ने किया, ठीक है। जो सबसे पहले जो ट्रेंड जानवर था, सबसे पहले जो ट्रेंड जानवर था, सबसे पहले जो ट्रेंड जानवर था वो जंगली, एक हम जंगली पूर्वज कुत्ता कह सकते हैं। एक जंगली मतलब एक थोड़ा सा एजेड टाइप का डॉग ही था, वो जंगली पूर्वज कुत्ता था, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपके इस तरीके से आ जाए कि सबसे पहले ट्रेन जानवर कौन था, तो अगर उसमें पूर्वज आए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो जंगली कुत्ता था। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। जो कि बहुत ही एक देखने को मिलता है कि बहुत ही बढ़िया, एक ईमानदार, यानी कि कह सकते हैं उसको हम, तो वो ट्रेन कुत्ता था। दूसरा पॉइंट, ये जानवरों का जो यूज़ करते थे, ये और किस तरीके से यूज़ करते थे, ये जानवरों के यूजेस की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैंने नहीं बताया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे यूज़ ऑफ एनिमल्स की बात चल रही है, यूजेस ऑफ एनिमल्स। अब और क्या यूज़ था, और यहाँ पे ये यूज़ था कि जहाँ भी इंसान रहता था वहाँ पर ये खाना छोड़ देते थे। जैसे कि मैं आपको बताया ना ट्रेंड किस तरीके से किया, तो ट्रेंड जो करने का तरीका था इनका वो ये था कि जहाँ पर भी ये खाना खाते थे ये लोग, वहाँ पर अपना थोड़ा बहुत खाना छोड़ देते, जिससे क्या होता था कि कोई भी जानवर आता था और उसको खा के चला जाता था। अब इन लोगों ने ऐसा हर किसी जानवर के लिए नहीं किया था। मान लीजिए इन्होंने खाना छोड़ दिया और आ गया वहाँ पे सवा शेर, तो सवा शेर तो इन्हीं को ही खा जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने जेंटल एनिमल्स के लिए खाना छोड़ते थे, जैसे कि जो जेंटल, यानी कि हम कह सकते हैं जो
छोटे मोटे जानवर होते थे, छोटे मोटे जानवरों के लिए, या कह सकते हैं जो पालतू, पालतू मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, के लिए अपने घर के बाहर जहाँ भी ये रहते थे खाना छोड़ देते थे। जिससे कोई भी जानवर आता था रोज और वो उसे खा लेता था, जिससे वे जानवर रोज खा सके। ठीक है, एक बात, अब लोगों ने जानवरों की रक्षा भी करी थी ताकि जो बड़े जानवर जो हैं वो उसे ना खा जाएं। जंगली जानवरों से, यानी कि हम इन शॉर्ट में कह सकते हैं जंगली जानवरों से, जंगली जानवरों से उन्होंने रक्षा भी करी। अब जैसे कि जो जेंटल जानवर जो होते हैं, जैसे कि आपका बकरी है, गाय है, भेड़ है, बकरी, गाय, भेड़, सूअर, इनसे। ठीक है, अगला, तो इस तरीके से, यानी कि जब हमने ये देखा था कि जानवरों को ट्रेनिंग देने में जानवरों की ट्रेनिंग दे रहे थे, और लास्ट वीडियो में हमने ये बात करी थी कि वो लोग जानवरों को खा रहे थे। तो यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में और लास्ट पॉइंट में, शायद मैंने लास्ट में ही बोला था कि वो हर्डर बन गया था, यानी कि जानवरों की रखवाली करने वाला बन गया था। हर्डर कहा जाता है जो जानवरों की रखवाली जो करता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इंसान जानवरों की रखवाली कर रहा था। तो यहाँ तक बिल्कुल एक बात हमारी क्लियर आती है, हर्डर वाली। अब ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये वाला आता है कि जो हमने देखा अभी, एक तरफ तो आदमी बन गया था किसान, जो प्यूपिल है, एक तरफ तो बन गया है वो किसान, खेती बाड़ी कर रहा है, गेहूँ जौ की फसल कर रहा है। दूसरी तरफ वो पशुओं को पाल रहा है, यानी कि इंसान का दो रूप हमारे सामने आए। एक तो आया साहब हमारे सामने किसान वाला रूप, और एक हमारा सामने रूप आया उसका रखवाली वाला रूप, देखभाल या रखवाली। ठीक है, तो अब ये दो रूप आए। अब इन दो रूपों में उसकी क्या क्या विशेषता रही है, इसको एक बार देख लेते हैं। एक तरफ तो वो एज अ क्रॉप ग्रोइंग कर रहा है, यानी कि खेती कर रहा है। ठीक है, दूसरा खेती कर रहा है। अब खेती कर रहा है यानी कि क्रॉप, जो फसल उगा रहा है, तो वो फसल का जो यूज़ है, फसल का जो इस्तेमाल है, वो किस तरीके से कर रहा है। फसल का इस्तेमाल एज अ सीड्स, बीजों के रूप में कर रहा है। ठीक है, बीजों के रूप में कर रहा है और खाने के रूप में कर रहा है। अच्छा, ये जो बीज हैं, अब भाई बीज आ गए, फसल आ गई, सब चीज़ आ गई, तो ये रखेगा कहाँ पे? इसको रखने के लिए भी तो कुछ जगह चाहिए। तो जैसे हमारे देश में गोडाउंस बने हुए होते हैं, तो उससे केवल सरकार को बेचना होता है, किसान बेचता है सरकार को, और साहब बहुत गोदाम चले जाते हैं। लेकिन इनके पास क्या जगह थी? कोई जगह थी? इनके पास जगह थी। उस टाइम पे जो भी इन लोगों की बुद्धि चली होगी, जो भी इनका दिमाग चला होगा, उस टाइम पे केवल इनके पास 3 जगह थी। पहला, इनके पास बड़े बड़े पॉट होते थे, मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन होते थे बड़े बड़े। दूसरा, इनके पास
बास्केट होती थी, बास्केट यानी कि टोकरी। और तीसरा, ज़मीन में गड्ढे गाड़ देते थे, ज़मीन में गड्ढे गाड़ के। इन 3 जगह पे वो अपने जो अनाज होता था उसको सेव करते थे, बारिश से भी, ये सब तरीके से, मतलब जो भी उनकी आपदा हो सकती थी उस तरीके से उनकी सेफ्टी करते थे अपने खाने की। दूसरी तरफ हम बात करते हैं रखवाली हमारे हार्डर की। तो हार्डर में वो किस चीज़ की रखवाली करता था? जानवरों की। कौन कौन से? शिप हो गए, भेड़ हो गया, गॉट बकरी हो गया, कैटल हो गया, पिग हो गया, ठीक है। इनका किस तरीके से इस्तेमाल करता था वो? इस्तेमाल जो वो करता था फॉर मीट के लिए करता था, जानवरों का इस्तेमाल फॉर अ मिल्क के लिए करता था, मीट के लिए करता था, दूध के लिए करता था, ठीक है। और यानी कि हम उसको इन शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि जो इस टाइम पे जो जानवर था वो स्टोर ऑफ फूड्स का एक नाम ले सकते हैं हम उसको। यानी कि देखिए, खाना तो वो खा ही सकता था और खिला भी सकता था, मतलब कि इसमें लिखा है फॉर मीट, खाने के लिए और दूध के लिए, और ये 2 चीज़ें हमारे लिए मेन रहती है। तो जो उस टाइम पे जो जानवर जो था वो बिल्कुल स्टोर ऑफ फूड था, उससे दूध भी मिलेगा तुम्हें, उससे तुम्हें खाना भी मिलेगा, कोई तुम्हें भागने की ज़रूरत ही नहीं है साहब, है नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें इस वाले पोर्शन से मिली। अब सबसे मेनली बात अब आती है कि आपने, चलिए सर ये सारी बातें बता तो दी, लेकिन ये सारी बातें हमें पता कैसे चलती हैं? आपको कैसे पता कि साहब दूध पीते थे और मीट खाने के लिए काम में आते थे, ये सब खेती करता था बीजों के रूप में, खाने के रूप में, ये कहाँ से पता चलता है हम लोगों को? वो तो बताइए मेन बात। तो साहब चलिए टॉपिक चलते हैं, हम कैसे पता करें। तो साहब ऐसे पता करें, सुनिए कैसे पता करें। जो अब पता है, सबसे पहले एक, इसको पता करने से पहले एक बात समझिए। अब पहले जो था, आदमी मूवमेंट कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा था, लेकिन क्या अब आपको लगता है कि अब इस टाइम ये पॉसिबल है? जब वो खेती भी करना उसने स्टार्ट कर दिया, वो फसल का इस्तेमाल भी कर रहा है, पशुपालन भी कर रहा है, दूध भी दे रहा है साहब, मीट भी खा रहा है, सब काम कर रहा है वो। पहले तो उसके पास कुछ था ही नहीं, ना वो खेती कर रहा था ना वो फसल उगा रहा था। अब भाई साहब खेती करेगा तो लगभग 4 से 5 महीने तो खेती उगाने में लगेंगे, फिर उसको खाएगा और फिर टाइम आ जाएगा खेती करने का। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वो अब मूवमेंट करने वाली उसकी स्थिति नहीं थी। अब उसके पास ये रास्ता था कि वो कहीं ना कहीं भाई साहब सेटल हो जाए, कहीं ना कहीं वो सेट हो जाए, अपना घर गृहस्थी अपनी जो भी है, बीवी बच्चे जैसी भी खेती बाड़ी करनी है उसको, अपना जीवन यापन करें। तो यहाँ पे जो था उसको सेटल्ड होना था। अब बात करते हैं कि कैसे पता चला कि साहब यहाँ पे आदमी रहता था, यहाँ पे साहब जानवर रहते थे। तो यहाँ पे किसान वाले फैक्टर में यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो जली हुई राख मिली थी आदमी की और खेत भी जले हुए मिले थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे साहब खेती भी होती थी और आदमी भी रहता था। ज़मीन पे जली हुई राख, ज़मीन पर जली हुई राख मिली। यहाँ पे जानवर में कैसे पता चला? यहाँ पे हमें आइडेंटिफाइड, परिचित हड्डियाँ मिली जानवरों की, परिचित हड्डियाँ मिली जानवरों की, जैसे कि जिसमें कि परिचित हड्डियाँ मिली जानवरों की, जिसमें कि भेड़, बकरी,
सूअर आदि, जिससे हमें ये पता चलता है कि साहब यहाँ पे जानवर थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ जानवर भी थे। ठीक, अब जो अगला पॉइंट था मेरा, जो मैंने आपको बताया था सेटल्ड, कैसे सेटल्ड होना था, तो हेडिंग डालिए सेटल्ड लाइफ। सेटल्ड लाइफ, कैसे वो अपना रहना स्टार्ट कर दिया था। तो इसमें 5 चीज़ें मुख्यतः रूप से देखी गई हैं कि कैसे पता चलता है हमको कि वो साहब सेटल्ड हो चुके थे और वहाँ पे सेटल्ड हुए थे। ठीक है, पहला पॉइंट हमें घर तथा झोपड़ी देखने को मिली। घर तथा झोपड़ी देखने को मिली, जिसका एक एग्जाम्पल बुर्ज होम नामक एक हमें घर मिलता है, बुर्ज होम, जो कि वर्तमान कश्मीर में है, और ये साक्ष्य बताता है कि वहाँ पे लोग रहते थे। ठीक है, वहाँ पे साक्ष्य मिला है। और वहाँ पे एक चीज़ और मिली है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे एक गड्ढा है, जिसमें गड्ढा को खोदकर उसमें सीढ़ियाँ भी थी। उसमें गड्ढा है, एक गड्ढे में खोदकर सीढ़ियाँ भी थी, जो भी मतलब उससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे लोग, अगर मान लीजिए बारिश हो रही है या ठंड हो रही है या गर्मी हो रही है, मतलब जिससे भी उनका शरीर का तापमान उनको नहीं झेल पा रहा है, तो वो उस गड्ढे में घुसकर बैठ जाते थे या रहने लगते थे, जिससे उनकी रक्षा हो जाती थी। तो बुर्ज होम नाम का एक ऐसा घर कह सकते हैं या झोपड़ी कह सकते हैं, वो हमें देखने को मिलती है, जो कि वर्तमान कश्मीर में है। पहला साक्ष्य तो हमें ये मिलता है। दूसरा साक्ष्य हमें ये मिलता है कि अब साहब घर में रह रहे हैं तो कुछ अभी तो होगा ना, चूल्हा चौका, कुछ खाना पीना तो बनेगा, तो हमें चूल्हे देखने को मिलते थे, चूल्हे देखने को मिले, कभी घर के अंदर तो कभी घर के बाहर, कभी घर के अंदर तथा कभी बाहर, मौसम के अनुसार है, जैसे गर्मी होगी तो बाहर, ठंड होगी तो घर के अंदर। ठीक, तीसरा पॉइंट ये है कि साहब अब चलो घर भी आ गए, झोपड़ी भी आ गए, चूल्हा भी आ गया, लेकिन जब चूल्हे पे अगर रोटी बनेगी तो रोटी रखी कहाँ जाएगी, कहीं तो रखी जाएगी ना, यानी कि किस पर रखी जाएगी, बर्तनों पे। और बर्तन जो देखने को मिले हैं वो मिट्टी के बर्तन देखने को मिले हैं। तो बर्तनों से पता चलता है कि वहाँ पे लोग रहते थे। बर्तन मिले हैं जो कि मिट्टी के होते थे। मैं अभी आपको एक चित्र दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, मिट्टी के होते थे। ठीक है, तो ये रहा, ये जो मिट्टी के बर्तन होते थे काफ़ी सजे हुए भी होते थे, और इसमें ये भी फ़ायदा मिल जाता था कि जैसे जो भी कुछ खाने पीने का आइटम है वो उसमें ज़्यादा मात्रा में आ भी जाता था। तो ये भी आप लिख लीजिएगा। चौथा पॉइंट है हमारा कि जो टूल्स होते थे, औजार हमें काफ़ी वहाँ पे मिले हैं, मतलब औजारों के अवशेष मिले हैं, और अवशेषों से ये पता चलता है कि उस टाइम के जो औजार थे वो काफ़ी शार्प, काफ़ी पैने और नुकीले होते थे। और कपड़ों के टुकड़े मिले हैं, कपड़ों के टुकड़े देखने को मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पे लोग रहते थे। जो एक सेटल्ड लाइफ का जो मतलब स्तंभ जो होते हैं वो हमें सब देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे घर झोपड़ी मिलेंगे, वही घर रहेगा, घर में चूल्हा चौका होगा, चूल्हे चौके में बर्तन होंगे, बर्तन में कुछ खाना पीना
कुछ अवशेष, चाकू उस टाइप से कुछ मिले थे। फिर लोग कपड़े पहनते थे तो वो भी सब देखने को मिला। तो ये सब ठीक है। और इन सब के बाद जो एक बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है सेटल्ड लाइफ का, वो बलूचिस्तान में, जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान है, उस टाइम पे मेहरगढ़ एक होता था पॉइंट। तो मेहरगढ़ में सबसे पहला विलेज देखा गया है। मेहरगढ़ पहला गांव देखा गया है, एक रहने का जो पूरा साक्ष्य मिलता है। पहला गांव, रहने का पहला साक्ष्य। पहला साक्ष्य मिलता है, मतलब मेहरगढ़ जो कि पहला गांव है, रहने का पहला साक्ष्य मिलता है। ठीक है, जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में। ठीक, ये हो गए। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट एक और है, जो मेहरगढ़ में एक और चीज़ मुख्यतः रूप से पाई जाती है। मेहरगढ़ मैंने इसलिए अकेला लिखा है, बिल्कुल इसमें नहीं मिलाया, क्योंकि मेहरगढ़ की थोड़ी सी विशेषताएं हैं। मेहरगढ़ में हमें पहला गांव तो देखने को मिला ही मिला, साथ ही हमें वहाँ पे तीन चीज़ें देखने को और मिली। जो कि ये बताती हैं कि वहाँ पे सेटल्ड लाइफ के जो उदाहरण थे वो और क्या क्या थे। तो जो कि 3 स्तंभों में हम उसमें भी बात करेंगे, A, B और C। पहले हमें वहाँ पे खेती देखने को मिली। खेती किसकी? कोई मकान, गेहूँ तथा जौ की। ठीक है। दूसरा, हमें जानवर देखने को मिले वहाँ पे। जानवर भी थे साहब वहाँ पे। जानवर कौन से? भेड़, बकरी, सुअर तथा कैटल। ठीक है। और सबसे तीसरा पॉइंट जो है साहब, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे स्टार कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मेहरगढ़ के जो लोग थे ना, मतलब उस टाइम के जो लोग थे जो मेहरगढ़ में रहते थे, वो आफ्टर डेथ में यकीन करते थे, आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। यानी कि उनका ये मानना था कि अगर कोई मर जाता है तो वो कहीं ना कहीं जन्म लेगा, ये उनमें विश्वास था। तो वो उस अपने विश्वास के चलते क्या करते थे, जैसे कि मैं आपके सामने ये पिक्चर रख दी है मैंने, इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक तरफ इंसान है और दूसरी तरफ बकरी है। जब इंसान मरता था ना, तो उसके मरने के साथ साथ जब उसको दफनाते थे या जलाते थे, जो भी करते थे, शायद दफनाते ही होंगे, उस टाइम वो उसके साथ खाना रख देते थे। उनको ये यकीन था कि ये जब, मतलब अगर ये जिस भी ज़िंदगी में जन्म लेगा तब तक ये इसको खा लेगा। तो इस चीज़ में इनका एक भरोसा रहता था। समझ रहे हैं आप? जब तक वो जन्म लेगा तब तक वो अपने आने वाले काल तक, जो कल तक का जो समय है, जब तक वो अपना जन्म ले लेगा तब तक वो उसको खा चुका होगा। तो ये आफ्टर डेथ में बिलीव रखते थे। ठीक है। तो ये कुछ हमारी बातचीत हुई आज इसको लेकर के। तो हमारा सेकंड चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होता है। चैप्टर सेकंड कंप्लीटेड। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस किसी स्टूडेंट ने भी, जिसने भी मेरी वीडियो पूरी देखी है, वो लास्ट में कमेंट में कंप्लीटेड ज़रूर लिख दे, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि मेरे कितने स्टूडेंट्स मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स मेरी बात मान रहे हैं। और आपके एक मोटिवेशन हमें मिलता रहेगा, जिससे कि हम देखते रहेंगे कि साहब चलिए स्टूडेंट्स हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं निरंतर। तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में कंप्लीटेड ज़रूर लिख के दें। आपको प्रॉब्लम है तो उसमें
कमेंट में लिख के दें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब और ऐप को इंस्टॉल ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर 3 के साथ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।